हेलो हेलो हेलो। हुआ नहीं क्या? ठीक। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। एक बार आप सब फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल रही है। आवाज का कंफर्मेशन कर दीजिए कि आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है। फटाफट आप लोग बता दीजिए। उसके बाद आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। जितने लोग भी आए हैं फटाफट अपनी हाजिरी लगा दें, लाइक कर दें। चलिए, शुरू हो गई है क्लास। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। छाया जी आ गई हैं, संदीप, अमित, ऋचा, अश्विनी जी आ गए हैं, अमित, सीमा, जीवनलाल, रीता, संगीता, कल्पना, रंजना, पंकज, मनोज, रुद्र, राघव, सबका स्वागत है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता? तो आज का पहला सवाल है, खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता? ठीक है, समझ में आ गया? किसके लिए नहीं किया जाता, यह आपको बताना है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां बताना है कि नहीं किया जाता है। तो साथियों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेट कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, एकदम सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में होता है। दरअसल जो हिंदी है, वस्तुतः इसका जन्म ही यहीं पर हुआ, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं इसका जन्म हुआ। मेरठ इसका केंद्र मान सकते हैं। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। यह अलग से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब आप देखें तो इसमें 4-5 प्रश्न एक साथ आपको इंक्लूड मिल रहे हैं। खड़ी बोली का उद्भव कहां से हुआ है? तो जैसे एक तो आप जानते ही हैं कि सौरसेनी से हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी है, ध्यान रखनी है कि इसका जो जन्म हुआ है खड़ी बोली का, वो सौरसेनी अपभ्रंश के भी उत्तरी रूप से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, यह आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। खड़ी बोली का भी अपना लोक साहित्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई ये लोक साहित्य है क्या? लोक साहित्य का मतलब क्या होता है? तो लोक साहित्य का मतलब होता है क्षेत्रीय स्तर पर जो साहित्य लिखा जाता है, उस भाषा में उसे लोक साहित्य कहते हैं। तो खड़ी बोली का जो अपना लोक साहित्य है वो है, लेकिन थोड़ा सा कम है। खड़ी बोली में लोक साहित्य जो मिलेगा इन विशेष क्षेत्रों में मिलेगा। सहारनपुर में मिलेगा, मेरठ में मिलेगा, गाजियाबाद में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र हैं, यहां पर इनका लोक साहित्य देखने के लिए मिलता है। खड़ी बोली का लोक साहित्य थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो अमीर खुसरो के यहां भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो लोक साहित्य है, लोक और धन साहित्य, ये दो शब्द यहां मिलकर आ रहे हैं। लोक का जो साहित्य है यानी आम जन का जो साहित्य है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोक साहित्य कहते हैं। ठीक है, आम लोगों के द्वारा लिखा गया, आम लोगों के लिए लिखा गया,
ये सारे जो हैं इन्हें हम लोक साहित्य कहते हैं। खड़ी बोली का लोक साहित्य क्या है, आपको दिखाते हैं कि खड़ी बोली का जो लोक साहित्य है ये अपना अलग तरीके का साहित्य होता है। इसकी भाषा अलग मिलेगी, इसका स्वरूप अलग मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रीय शब्दावलियों का प्रयोग मिलेगा, ये सारी चीजें यहां देखने के लिए मिलती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। द्रविड़ परिवार आप जानते होंगे, तो द्रविड़ परिवार का मतलब होता है कि जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और तेलुगु। तो यहां अगर हम द्रविड़ परिवार की बात करें तो द्रविड़ परिवार हमने आपको लिखाया था कि द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां आती हैं। आप सबको याद होगा, जिन्होंने भी पेड क्लास में इसे देखा होगा, द्रविड़ परिवार की भी भाषाएं पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, कौन सी नहीं है। यह पारिवारिक वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो वहां पर द्रविड़ परिवार की भाषाओं के विषय में चर्चा होती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इसके अलावा गोंड बहुत महत्वपूर्ण है। गोंड भाषा भी जो है यह बुंदेलखंड की भाषा है, बुंदेलखंड की भाषा है और यह किसके अंतर्गत आती है? द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गोंड के अलावा ओरांव, ओरांव भी एक जनजातीय भाषा है। ओरांव भी जनजातीय भाषा है और यह बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ब्राहुई, ब्राहुई जो भाषा है यह बलूचिस्तान की भाषा है। इसके अलावा कुई, कुई जनजातियों की भाषा है जो कि उड़ीसा की है और यह भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। माल्टो, माल्टो ये आपके बंगाल में कुछ जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यह भी आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा तुलु, तुलु, तुलु जो है वह कुर्ग, मुंबई, मुंबई के कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर यह बोली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इससे संबंधित है, याद रखिएगा, कंफर्म में है। तो यहां पर ये सब भी याद रखना है। इसके अलावा, किसके अलावा? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु के अलावा, कि बंगाली तो आप जानते हैं कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो इसको तो हम अलग ही छोड़ देंगे। लेकिन तुलु, गोंड, ओरांव, कुई, माल्टो यह सब भी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। भारत की संपर्क भाषा है। देखिए, संपर्क भाषा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये अलग अलग शब्दावली आपको देखने के लिए मिलती हैं और ये सब भिन्न है, सब अलग हैं। तो देखिए, किसी भी देश की जो संपर्क भाषा है, ज्यादातर देशों की जो संपर्क भाषा है वही वहां की राष्ट्रभाषा है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की जो संपर्क भाषा है, यानी कि हम एक दूसरे से ऑफिशियली किसमें संपर्क कर सकते हैं, तो ऑफिशियली संपर्क करने के लिए हमारे पास हिंदी है। लेकिन यह विवाद और अपवाद वाली चीज है, क्योंकि पूरे देश में आप संपर्क भाषा हिंदी के रूप में नहीं रख सकते हैं।
प्रश्नानुसार उत्तर इसका हिंदी है, लेकिन यह काफी विवादित प्रश्न है। अगर कोई विवाद खड़ा करना चाहे तो वो अंग्रेजी को भी संपर्क भाषा के रूप में रख सकता है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी की लड़ाई में ज्यादा लोगों के द्वारा बोली समझी जाने वाली जो भाषा है संपर्क भाषा, वो इसमें हिंदी ही होगी। अंग्रेजी भी संपर्क भाषा है, लेकिन हर जगह नहीं है और बहुत जगह इसको लोग नहीं जानते हैं, तो कम लोगों के द्वारा जानी जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा अगर पूछे कि भारत की अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। और केवल प्रश्न रहे कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, तो संपर्क भाषा हिंदी हो जाएगी। भारत की राष्ट्रभाषा पूछे तो भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के राष्ट्र कवि कौन है, तो संवैधानिक तौर पर भारत का कोई राष्ट्र कवि नहीं है। राष्ट्रीय साहित्य कौन सा है, संवैधानिक तौर पर कोई राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। राष्ट्रपिता कौन है, तो संवैधानिक रूप में कोई राष्ट्रपिता नहीं है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो संवैधानिक रूप से कोई राष्ट्रीय खेल नहीं। संवैधानिक रूप से का मतलब होता है कि जिसे हम संविधान में देखें तो संविधान में राष्ट्रपिता का वर्णन नहीं है, संविधान में राष्ट्रीय खेल का वर्णन नहीं है, संविधान में राष्ट्र कवि का वर्णन नहीं है, संविधान में राष्ट्रभाषा का वर्णन नहीं है। हमारा सबका प्रेम है कि हम सब यही करते हैं। ठीक है, तो यहां इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई एक मातृभाषा नहीं है। ठीक है, अभी एक चीज यहां पर आई एनईपी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिटी 2020 के तहत आया कि भारत में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि गांधी जी भी इसके सपोर्टर थे। तो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, यानी किस भाषा में, तो मातृभाषा वो है जिसमें आपकी मां आपको पहला पाठ पढ़ाती हैं, आप लोगों ने जिस भाषा में पहली अभिव्यक्ति दी होगी, जिस भाषा में आपको गालियां मिली होंगी मम्मी के द्वारा, जिस भाषा में आपको लोरियां सुनाई गई होंगी, और सभी लोगों की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी मातृभाषा क्या है, अवधी है, और मुझे जो लोरियां सुनाई गई वो अवधी भाषा में सुनाई। अब जैसे बहुत सारी लोरियां हैं, तो एक लोरी सुनाती थी मम्मी, डांडी 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 कोहिरा गणारी भैंसी के सींगी तेराजू के डांडी, इस तरह से। तो लोरियां जो होती हैं वो ज्यादातर मातृभाषा में होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी आप देखेंगे, अगर ऐसे प्रश्न बना कि संपर्क भाषा है, तो संपर्क भाषा है जीवनलाल जी तो हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर नंबर्स ऑफ पीपुल, ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाले रूप में देखेंगे तो आपकी हिंदी ही मिलेगी। तो सबकी अपनी मातृभाषा हो सकती है, और अवधि जैसे मेरी है, किसी की भोजपुरी हो सकती है, किसी की खड़ी बोली मातृभाषा हो सकती है, तो सबकी अपनी अपनी मातृभाषा हो। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, रोमन लिपि। अब देखिए, मैंने आपको इसके विषय में बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि यह बड़ा अलग तरह का मामला है। क्यों यह अलग तरह का मामला है, क्योंकि यहां जर्मन जो है इसको आप अंग्रेजी में रोमन में लिख सकते हैं, अंग्रेजी को भी आप रोमन में लिख सकते हैं। रोमन का मतलब है कि जैसे AMBRISH, ये क्या है, रोमन में है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। चीनी फ्रांसीसी, फ्रांसीसी को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चाइनीज यानी कि मंदारिनी भाषा को आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है
कि इनमें से कौन सी भाषा एकाक्षरी भाषा परिवार की है। एकाक्षरी का मतलब है कि यहां पर स्वर और व्यंजन को जोड़कर लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां अपने ध्वनियों के चिन्ह हैं, यानी कि सैंबल हैं। तो ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उन चिन्हों को आप दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे मैं राम लिख रहा हूं, तो राम में आप देखिए आपको र मिल रहा है, बड़ा की मात्रा मिल रही है, म मिल रहा है। लेकिन वहां अगर राम लिखेंगे तो उसका एक अलग सिंबल होगा, उसका अलग एक प्रतीक होगा। इसीलिए इसको एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। और एक मजेदार बात कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ये समझी जाने वाली भाषा है। इसके बावजूद ये चाइना तक ही सीमित रही, इसका विस्तार और जगहों पर नहीं हो पाया, मंदारिनी का। तो ये एकाक्षरी भाषा परिवार है चीनी, और चीनी जो है इसमें कुल मिलाकर 6 बोलियों का समूह है। चीनी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो चीनी भाषा में कुल 6 बोलियां हैं। 6 बोलियों का जो ये समूह है, और इसे एकाक्षरी परिवार के रूप में हम जानते हैं। मंदाकिनी, कैटनी, फुकिनी इत्यादि आपको बोलियां देखने के लिए मिलती हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, तिब्बती 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 को ही देखिए सुशील जी, समय को देखते हुए, समय बहुत बुरा नहीं चल रहा, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे बहुत खतरा है कि अगर 1 आध मिनट लेट हो गया तो कोई आ जाएगा कमरे में घुस के पीटने लगेगा, कितनी रात को क्यों पढ़ रहे हो। एकदम सही बात है। देखिए रात को ही वास्तव में पढ़ाई होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको केवल क्वेश्चन और आंसर मिल जाए, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर अलग से दे सकते हैं, ये क्लास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न के माध्यम से 10 प्रश्न आपको और बताते हैं। अभी आपसे मैं पूछूं, सुशील जी बताइए, भारत में एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलिए, फटाफट चलिए। अब ये प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा ये इसमें नहीं मिलेगा। आप मुझे अगर बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि आपको मालूम है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि एकाक्षरी भाषा परिवार की कौन सी बोलियां भारत में बोली जाती हैं। यल्टीग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए आप बता दीजिए तो मुझे लग जाएगा कि हां मैं जल्दी जल्दी करवा दूं। मेरे भाई कोटा पूरा नहीं करना है, टारगेट यह है कि एक प्रश्न से जुड़े हुए 5-7 प्रश्न और आपको दिखाने हैं। ठीक है, बाकी तो जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं फटाफट फटाफट टिक करवा दूंगा। 50 प्रश्न है, बामुश्किलन 20 मिनट में आपको टिक मार दूंगा। तो टीचर का क्या काम है यहां पर? ये तो आप बुक से भी कर सकते हैं। टीचर से आप इसीलिए लेके आते हैं कि वो एक प्रश्न से संबंधित 10 प्रश्न और आपको जोड़ के बताएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तिब्बती। तिब्बती भाषा जो है यह किसके अंतर्गत आती है? एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और इसको भोट देश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भोट देश भी कहते हैं। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भारत पर इस्लाम के आक्रमण के बाद, सिद्ध लोग कहां चले गए? तो जो सिद्ध लोग थे, आदिकाल के जो सिद्ध साहित्य वाले लोग थे, वो जब भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है तो वो बिहार को छोड़कर कहां चले जाते हैं? भोट देश चले जाते हैं। भोट देश यानी तिब्बत चले जाते हैं। तो तिब्बती भाषा भी जो है वह एकाक्षरी भाषा परिवार की है। इसी के अनुसार बर्मी की यानी बर्मा जो भारत का पड़ोसी देश है वो भी एकाक्षरी परिवार की भाषा है। ठीक है, इसी तरीके से मैते भाषा है। कौन सी भाषा है? मैते। आप जानते हैं कि मैतेई जो है एक समुदाय है जहां पर मणिपुर में बहुत सारा आंदोलन हुआ। तो ये जो मैते भाषा है, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि भारत में कौन सी भाषा है जो एकाक्षरी के अंतर्गत आती है। तो मैते जो है यह एकाक्षरी भाषा परिवार है, और यह कहां बोली जाती है? मैतेई समुदाय मणिपुर में आती है। इसके अलावा गारो, बोडो, नागा और नेवारी। गारो, बोडो, नागा और नेवारी
अब देखिए, अगर हम एक प्रश्न पे ही जो है इसका उत्तर बता देते कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, ठीक है, तो चीनी राइट आंसर, फटाफट अगले पे बढ़ जाते। लेकिन इतनी चीजें कैसे मालूम चलती कि जो सिद्ध थे इस्लाम के आक्रमण के बाद कहां गए, भोट देश चले गए, भोट का नाम तिब्बत है, यह भी एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चीनी के अंदर कितनी बोलियां आती, 6 बोलियां आती हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार भारत में कौन कौन सा है, तो गारो जनजाति की, बोडो की, नागा की, नेवारी की और मैते की। मैते कहां की है, तो ये मणिपुर की है। इतने सारे प्रश्न जो हैं ये इसमें आ जाते हैं, बाकी अब ये सारे प्रश्न छूट जाते। आप सबकी अगर सहमति हो, जितने लोग देख रहे हैं, तो मैं केवल क्वेश्चन आंसर कराते हुए चला चलूंगा। चलिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार में 1961 में किस आयोग की स्थापना की? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, शब्दावली आयोग। चलिए देखिए, अभी मैंने कल ही इस पे चर्चा किया था और कल ही मैंने आप सबको यह समझाया भी था, तो आपको इसका तो जवाब देना ही है। साथ ही साथ एक चीज को और जवाब देना है कि जो यह आयोग है, जो आयोग गठित किया गया, यह किसके अधीन काम करता है, यह आयोग जो है वो किसके अधीन कार्य करता है। यह जवाब जो देगा गुरु, मुझे लगेगा कि जो है आप बहुत अच्छे से कल की क्लास देखे थे, ठीक है। देखिए, अब इसका केवल एक वन ऑप्शन का उत्तर लें, एक ऑप्शन में उत्तर लें। यहां पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और राजभाषा और तकनीकी शब्दावली आयोग, इन दोनों में अंतर क्या है? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली, यानी जो वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग में आती है और जो तकनीकी और साहित्य के लिए प्रयोग में आती है, ठीक है। इसमें 1961 में किस आयोग की स्थापना की गई, यह आपका प्रश्न है। तो राइट आंसर है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। यहां आपको जो साहित्य शब्द दिया जाता है बड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, साहित्य। तो साहित्य से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि 1961 में जो इसकी स्थापना हुई किस मंत्रालय के अधीन हुई। प्रश्न ध्यान सुनिएगा। तो यह जो काम किया शिक्षा मंत्रालय ने किया। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुई, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वो मंत्रालय से भी पूछा जाता है। इसी तरह का एक और आयोग बना, राजभाषा विधायी आयोग। क्या बना? राजभाषा विधायी आयोग। ये 1961 में ही बनता है। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राजभाषा विधायी आयोग जो है यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, प्रश्न जो पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा कि राजभाषा विधायी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो यह विधि मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? विधि मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो दोनों प्रश्न देखिए, यह भी 1961 में ही आया, यह भी 1961 में ही आया। एक विधि मंत्रालय के अधीन काम करता है और एक शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, प्राकृतिक पाठ 1973 और राजभाषा नियम 1976, ये आपको अलग से डेटे याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? चलिए फटाफट बताइएगा, बहुत आसान सा सवाल है। तो यहां पर कई नारे दिए गए, कई नारे दिए गए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि यह नारा जो है
किस युग में दिया गया था, किसने दिया, एक बार यह पूछा जाएगा। किस युग में दिया गया, एक बार यह पूछा जाएगा। तो किस युग में दिया गया था, तो यह नारा भारतेंदु युग में दिया गया। कब दिया गया, भारतेंदु युग में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यह भी पूछा जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल है। उस समय क्या था कि राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय स्वर को एक रूपता देने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। अब ये जो नारा है, इसके बदौलत क्या हुआ कि जितने भी अहिंदी क्षेत्र थे, हिंदीतर क्षेत्र थे, उन्होंने भी हिंदी को सपोर्ट किया और हिंदी के विरोध में हिंदी भाषी क्षेत्र वाले आए। आप देखिए, गांधी जी गुजराती हैं, विनोबा भावे दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्र के। तो जितने भी हिंदी से इतर क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने हिंदी के सपोर्ट में अपना योगदान दिया, हिंदी के बढ़ावा में अपना योगदान दिया। तो हिंदी जो है वह राष्ट्रीय एकता के रूप में स्वाधीनता आंदोलन में आती है। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता, ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, ठीक है, इसमें किया जाता है। वाक्य रचना के स्तर पर यह भी किया जाता है, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। समझते हैं इसको, क्या है पूरा मामला। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं होता, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण। देखिए, व्याकरण में भाषा का क्या काम है, भाषा में व्याकरण का क्या काम है। तो भाषा में व्याकरण का वो काम है कि जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आग शब्द ले लीजिए, क्या शब्द लीजिए, आग। आग का मतलब यह हुआ कि मोहन आग लगाता है, मोहन आग जलाता है। आग लगाना और आग जलाना दोनों अर्थ हो गया अलग, ठीक है। एक शब्द हम ले लेते हैं खून, एक शब्द ले लेते हैं ब्लड, एक शब्द ले लेते हैं रक्त। तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन अब समझिए व्याकरण के स्तर पर खून हो गया, ब्लड हो गया, रक्त हो गया। अब हमने तीनों जगह पर हो गया जोड़ दिया, लेकिन आप देखिए तो खून हो गया, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, तीनों का अर्थ अलग मिल रहा है। अब यहां पर यह समझना है कि किसके साथ क्या रूढ़ हो गया है। अब आप लोग क्या कहते हैं, एक महर्षि जी हैं, योगाचार्य जी हैं, वो घी बेचते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्यों प्रचार करूं फ्री में। वो घी बेचते हैं, उनके घी के पैकेट के ऊपर लिखा होता है देसी घी, गाय का देसी घी। देसी गाय का घी 1 2 3। आप सब अगर देखें तो महोदय जी जो घी बेचते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है, गाय का देसी घी। पैकेट पे यह नहीं लिखा होता है कि देसी गाय का घी। लेकिन हम और आप क्या समझ के खरीदते हैं, हम और आप समझ के खरीदते हैं कि हम देसी गाय का घी खरीद रहे हैं, लेकिन वो बेचा जाता है हमको गाय का देसी घी। यही होता है। हाँ, वही दामोदर बाबा। आप एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जब आप घी खरीदने जाते हैं तो कौन सा घी खरीदते हैं। आपके दिमाग में यह होता है कि हम देसी गाय का घी खरीद रहे हैं, लेकिन लिखा क्या होता है, गाय का देसी घी। क्योंकि आपको व्याकरण उस समय तुरंत नहीं समझ में आता, यह व्याकरण है। अर्थ जो है वो कैसे निकलेगा, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं हम और आप, और यही हमारी समस्या है। तो बाबा रामदेव, अच्छा मुंह से निकल ही गया, कोई दूसरे हैं, तो वो बेचते हैं गाय का देसी घी, लेकिन हम खरीदते हैं देसी गाय का घी। इसी तरीके से एक और समस्या होती है। एक समस्या होती है कि गन्ने का ताजा जूस या रस कहेंगे, गन्ने का ताजा रस, ताजे गन्ने का
रस। यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन है। हम गए दुकान पे रस खरीदने के लिए, हमने कहा भैया, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है कि यहां पर गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहां पर गन्ने का ताजा रस मिलता है। और हम क्या समझ के पीते हैं, यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है। अब गन्ना हो सकता है कि 2 महीने का हो, 3 महीने पुराना कटा हो, 4 महीने पुराना कटा हो, और जितना गन्ना पुराना हो जाता है उसमें लाल रंग के रेसे पड़ जाते, यानी कीड़ा पड़ जाता है, पुराना वाला गन्ना जो होता है। हम क्या पीते हैं, हम पीते हैं ताजे गन्ने का रस समझकर, और हमको बेचा क्या जाता है, गन्ने का ताजा रस। समझ गए, हम क्या भी पीते हैं, गन्ने का ताजा रस, लेकिन क्या समझ के पीते हैं, ताजे गन्ने का रस। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब है व्याकरण से कि व्याकरण क्या करता है, हमें अर्थ को समझने की भी शक्ति देता है। अगर व्याकरण न हो तो हमें अर्थ समझ में ही नहीं आएगा कि हमें अर्थ कैसे लेना है। अर्थ समझने की भी शक्ति देता है। अगर यह शक्ति नहीं दे तो फिर क्या अंतर रहेगा, अंतर यह हो जाएगा कि जैसे व्याकरण के लिए 2 स्थितियां होती हैं। जैसे किसी ने पूछा कि भाई गाय किसे कहते हैं, आप ये देखेंगे तो व्याकरण में एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, व्याकरण में एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि व्याकरण में या तो अतिव्याप्ति होगी या अव्याप्ति होगी। यह व्याकरण की परिभाषा का दोष है। किसी ने कहा कि भाई संज्ञा की क्या परिभाषा है, तो या तो उसमें अतिव्याप्ति दोष होगा या तो अव्याप्ति दोष होगा, ज्यादातर संभावना है कि उसमें दोष होगा। अब यहां पर दोष कैसा, किसी से मैंने पूछा कि भाई गाय किसे कहते हैं, उसने कहा गुरुजी गाय उसे कहते हैं कि जिसके, ध्यान से सुनिएगा, आपको ही जवाब देना है, 2 ऑप्शन है, अव्याप्ति 1 और अतिव्याप्ति 1 और अव्याप्ति 2। मैंने किसी से पूछा कि गाय किसे कहते हैं और उसने जवाब दिया कि गुरुजी जिसके 2 सींग होते हैं, 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं, उसे हम गाय कहते हैं। अब इस परिभाषा में किस प्रकार का दोष है, इस व्याकरणिक परिभाषा में किस प्रकार का दोष है, यह आप कमेंट करके हमें बताएंगे। कि मैंने किसी से पूछा कि एक गाय किसे कहते हैं, उसने जवाब दिया कि गाय उसे कहते हैं जिसके 2 सींग और 4 पैर होते हैं। जिसके 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं उसको हम गाय कहते हैं। यह व्याकरण की परिभाषा में उसने बताया, गाय की परिभाषा। अब आपको बताना है कि इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है या अव्याप्ति दोष है, बताइए फटाफट। ममता जी, चलिए, ममिता जी, प्रियंका जी, अनंत जी, मोनिका पंडित, अमृता और श्रीकांत यादव जी, छाया, प्रियंका, फटाफट बताइए। अब यहां देखिए कि इसको कहने से भैंस भी गाय बन जा रही है, ठीक है, भैंसा भी गाय बन जा रहा है, सांड भी गाय बन जा रहा है, हिरण भी गाय बन जा रही है। तो जितने जानवर ऐसे हैं जिनके 2 सींग और 4 पैर होते हैं, सब के सब गाय बन जा रहे हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, अति हो जा रही है, बहुत सारे जानवर इसमें शामिल हो जा रहे हैं, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। तो इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष कब होगा, जब हमने कह दिया कि जिसके 2 सींग 4 पैर और काले रंग की होती है, और काले रंग की होती है, तो इसमें अव्याप्ति हो जाएगी। यानी इसमें भूरे रंग की गाय, काले रंग की गाय, सुनहले रंग की गाय, जितने भी रंग की और गाय होती हैं वो इससे छूट जाएंगी, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो यहां पर ये दोष है। तो हम बात करते हैं ध्वनि और उच्चारण के स्तर पर व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किया जाता है, वाक्य रचना के स्तर पर भी किया जाता है, लेकिन शब्दावली और अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता। शब्दावली और अनुवाद ध्वनि, वाक्य और लिपि, इन सब के मेल से हो जाता है। शब्दावली और अनुवाद के लिए व्याकरण का विश्लेषण आवश्यक नहीं है, ठीक है।
हाँ, मैं साइड हो जाऊंगा, एकदम आपकी आंखों से दूर चला जाऊंगा, आप घबराइए नहीं, जितना दूर कहेंगे उतना दूर चला जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे कि एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा देता है आदमी। चलिए, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भाषा के संदर्भ में 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। आगे के प्रश्न जो है उनको जल्दी जल्दी भी करेंगे। आप लोग बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करिए, हम एकदम स्पीड से भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको थोड़ा धीमे पढ़ाने दीजिए, आपसे निवेदन है। बाकी आप जहां आसान प्रश्न है वहां पे हम गाड़ी भर रसे लेके उड़ जाएंगे, आप देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है? तो एकदम आप परेशान मत होइए। चलिए, तो भाषा के स्तर पर यह बात किया जा रहा है कि अपभ्रंश, तो राइट आंसर देखिए, यहां पर प्रश्न कई बार पूछा गया, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो आप अगर अपभ्रंश का समय देखें तो यहां जो है 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी का लगभग बन रहा है। यहां पर जो 6वीं शताब्दी है वो आपका राइट आंसर। और कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किस शताब्दी से होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी भाषा का विकास किस शताब्दी से होता है? अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तब भी आपको यही जवाब देना है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। किस शताब्दी से शुरू होता है? 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। अपभ्रंश जो है इसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत भी कहते हैं, यानी अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। प्रथम प्राकृत को क्या कहते हैं? तो प्रथम प्राकृत को अभिलेखीय प्राकृत कहते हैं। अभिलेखीय प्राकृत कहते हैं, ठीक है? सही में बोल रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, आप सब मुझे बताएंगे। एक प्राकृत है जिसको शिलांकित प्राकृत कहते हैं या साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। बताइए, ये आप अलग अलग करके बताएंगे हमें कि अभिलेखीय प्राकृत किसे कहते हैं और साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं। ये आपको दोनों का जवाब देना है। फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभिलेखीय और शिलांकित मैंने आपको बताया है, जिसने चारों पांचों कक्षाएं की हैं उसको मालूम होगा, ये सारी कक्षाएं पब्लिक हैं, आपको मालूम होगा, फ्री हैं, कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये 6वीं शताब्दी में जो है ये अपभ्रंश का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया। क्या कहा गया? विभ्रष्ट कहा गया। कहां कहा गया? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसे विभ्रष्ट शब्द से लाया गया। सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग कहां मिलता है? तो प्रामाणिक प्रयोग जो मिलता है इसका महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य यानी पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहला प्रामाणिक प्रयोग मिलता है। पाली को शिलांकित प्राकृत कहते हैं, ठीक है अरुणदीप जी? तो महाभाष्य में प्रामाणिक प्रयोग, सबसे पहला अपभ्रंश को विभ्रष्ट भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कहा गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग कहां होता है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग कहां होता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में होता है। कहां होता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आचार्य दंडी ने आभीर भाषा कहा है इसे। क्या कहा है? आभीर भाषा कहा है। लेकिन यह आपको बताना है कि किस ग्रंथ में आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा है। यह महत्वपूर्ण है।
कहां पर कहा है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि आभीर भाषा जो है अपभ्रंश को दंडी ने कहा, यह तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आभीर भाषा उन्होंने किस ग्रंथ में कहा है? हाँ, एकदम सही बात है। तो जो धारसेन का है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, यहां आभीर भाषा उन्होंने कहां कहा है? काव्यादर्श में कहा है। इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर किसी को आप दंडी से मारोगे, किससे मारोगे? दंडी से मारोगे, तो क्या हो जाएगा? वो आदर्श व्यक्ति बन जाएगा। यानी कि अगर किसी को डंडे से नहीं पीटोगे तो आदर्श व्यक्ति नहीं बनेगा, तो किसी को दंडे से पीटोगे तो क्या बन जाएगा? आदर्श बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आभीर लोग क्या करते थे? अपने गाय भैंस को दंडी से पीटते थे और वो क्या बन जाती थी? आदर्श बन जाती थी, और कहती थी चल इधर, तो इधर चलती रहती थी, ठीक है। तो जानवरों के साथ आभीरों को जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में सभी लोग गाय पाले हैं। मैं भी गाय चराने जाता था, गाय पाला था, तो ये अलग का मामला है। तो यहां पर ट्रिक जो मैंने आपको बताया ये इसी से जुड़ती है। आभीर काव्यादर्श दंडी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। कंफर्म में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? यह आपका बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए बताइए फटाफट, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर यह आपका दिल्ली है, ठीक है, और इस दिल्ली के चारों तरफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ब्रज, ये सब दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। ये सब क्या कर रहे हैं? दिल्ली के आसपास को प्रभावित कर रहे हैं। और ये दिल्ली की जो है देहलवी भाषा, जो वहां की कुछ अपनी भाषा है, तो देहलवी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज, ये सब क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और यहां पर इस भाषा का जो है वो पूरा प्रचार है। इन भाषाओं के संपर्क में आने से यहां की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ कि एक नई भाषा निकल के आई। कौन सी भाषा निकल के आई? वो बनी मानक हिंदी। कौन सी हिंदी बनी? मानक हिंदी। मानक हिंदी क्या है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एक शब्द की एक रूपता को लिए, शब्दों की एक रूपता लाने के लिए मानक हिंदी की आवश्यकता पड़ी, कि यानी भारत की राजभाषा हिंदी हो और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हिंदी में उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो वही प्रयोग किया जाए। यानी जैसे पैरा, पियरा, पुआल। अब देखिए जो धान का पेड़ होता है, जिससे धान निकालने के बाद जो बचता है उसको मानक हिंदी में पुआल कहा जाता है, लेकिन बहुत जगह उसको पैरा कहा जाता है, बहुत जगह पियरा कहा जाता है। तो इस शब्दावली को एक रूपता देने के लिए, जैसे अब एक शब्द और है, जैसे पटोहा शब्द है, पटोहा, ठीक है, बहुत जगह उसको क्या कहते हैं? हेंगा कहते हैं। तो जो मिट्टी को दबाने के काम में आता है, आप सबके यहां क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, इस तरह से होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा के एक आदमी उसके ऊपर बैठा रहता है, तो मिट्टी को क्या करता है? वो दबाने के काम करता है, ठीक है, जोती हुई मिट्टी को बराबर करने के काम में आता है। तो बहुत जगह उसको हेंगा कहते हैं, बहुत जगह उसको पटोहा कहते हैं। तो यह हुआ कि पूरे भारत की जो भाषा है, हिंदी में अगर उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका एक ही रूप प्रयोग में आए, मानक रूप प्रयोग में आए। तो इसलिए जो ये भाषाएं थी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज, देहलवी और खड़ी बोली, इन सब को मिलाकर भारत के संविधान में क्या किया गया? एक शब्द प्रयोग में लाया गया, मानक हिंदी। और भारत में जो मानक हिंदी है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राजभाषा आयोग के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित की गई और मानक रूप इसका अपनाया गया। और मानक रूप में यहां पर रोमन अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर आप चाहें तो राजभाषा के अंतर्गत हिंदी की गिनतियों का प्रयोग करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। कई बार मेरी इस चीज को लेकर बहस भी हुई। एक बार मेरी कहीं ड्यूटी लगी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो वहां पर सभी लोग इंग्लिश में अपना अपना रिपोर्ट लेके दे रहे थे, मैंने जो रिपोर्ट दिया वो हिंदी में लिख के दिया, और अंकों का जो मैंने प्रयोग किया वो हिंदी के अंकों का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी के अंकों का प्रयोग किया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उन्होंने कहा कि यहां पर यह गिनती स्वीकार्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राजभाषा आयोग कहता है कि गिनतियां जो प्रयोग में आएंगी वो रोमन अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आप राजभाषा के अंतर्गत इस गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको गिनती प्रयोग करनी है तो 1 2 3 4 5 यानी अंकों का जो स्वरूप होगा वो रोमन होगा। पटेला हमारे यहां कहते हैं, हमारे यहां प्यार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय रूप नहीं मान्य है। अंतरराष्ट्रीय में तो कई भाषाएं आ जाती हैं, रोमन, रोमन को याद रखना है आपको। ठीक है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? चलिए, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप, व्याकरण सम्मत आदर्श रूप क्या होगा? ठीक है, तो आदर्श रूप जो है यानी व्याकरण सम्मत भी हो, जिसमें सारी चीजों का ध्यान दिया जाए। अब देखिए, जैसे अलग अलग जगहों पर, जैसे गैस शब्द है, गैस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि गैस निकल गई, निकल गई, गैस निकल गया, गैस खत्म हो गई, गैस खत्म हो गया ना। अब इसका निर्णय कौन करेगा? राजभाषा आयोग करेगा, या किस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे कि गैस शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसके लिए एक नियम तो होना चाहिए। तो भाषा का व्याकरण जो है वो आदर्श रूप जो है, सम्मत आदर्श रूप भाषा का बनाया गया, जिसमें लिंग का भी निर्धारण हो, वचन का भी निर्धारण हो, सबका निर्धारण हो, और वो एक रूपता लाई जाए उसमें। तो यहां पर वह भी राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्त चिन्ह निश्चित हैं। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें बताना है कि हिंदी व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। इसमें एक कथन सत्य है। यह काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। फटाफट दीजिए, देखते हैं उत्तर क्या आया है। तो शशांक राजपूत ए ऑप्शन सही मान रहे हैं। ठीक है, और लोग फटाफट कमेंट दीजिए। जो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होता है, आप लोग थोड़ा टाइम लेते हैं जवाब देने में, दीजिए जवाब फटाफट। और MS वर्मा ने डी जवाब दिया है, शिव बाबू ने एक का बी दिया है, रजनी ने डी दिया है, ऋचा ने ए दिया है, इंद्रा ने डी दिया है, अनंत कुमार ने डी दिया है, रुद्रा ने डी, मोनिका पंडित ने डी, बबीता सिंह ने डी। ठीक है, अब देखते हैं। मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्त चिन्ह निश्चित हैं। अब आप बताइए, क्या हिंदी में 10 कारक हैं? नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। नहीं भैया, पहले क्रिया कैसे आएगी? पहले कर्ता आता है। राम घर जाता है, अगर आपने लिखा कि राम घर जाता है तो राम कर्ता हो गया। ठीक है, घर कर्म हो गया, जाता क्रिया हो गया, है सहायक क्रिया हो गया। तो यह क्रम बनता है सामान्य तौर पर, तो यानी यह भी आपका गलत ही है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, यह किसने कह दिया? 2 वचन होते हैं, तीनों गलत। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो रूप है वो परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी। इसीलिए जब हम पद पढ़ते हैं तो पद 2 प्रकार का होता है। पद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पद को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं, और एक पद को हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अविकारी कहते हैं, एक पद को विकारी और एक को अविकारी कहते हैं। यानी जिसमें
परिवर्तन हो जाए, जिससे परिवर्तन हो जाए। अब परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द लिखा काला, एक गाना आया था, आप देखिए काले शब्द का इतना महिमा मंडन हुआ, हे काला हे काला हे काला 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 काला, हे काला कौआ काट खाएगा। अब आप एक शब्द को गौर करिए, काला शब्द, काला शब्द जो है इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो काला का क्या हो जाएगा? हे काली हे काली हे काली 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 ना, काला का काली हो जाएगा ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके किसी पुरुष मित्र का फोन आया, आपने उसको कहा हेलो, और आपके किसी महिला मित्र का फोन आया, तो आप हेलो के बदले हैली नहीं कहेंगे कि नहीं भाई कोई लड़की फोन की है तो हैली कहेंगे, और लड़का किया तो हेलो कहेंगे। यानी जो संबोधन है, जो अव्यय है, वो कैसे होगा? अब मान लीजिए कोई दुख की बात है, ओह, तो अगर लड़की को दुख हो रहा है तो वो ओह कहेगी, और लड़के को दुख हो रहा है तो वो ओह नहीं कहेगा, कुछ और शब्द प्रयोग करेगा। यानी कि वो यहां पर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये अव्यय के अंतर्गत आ जा रहा है, संबोधन के अंतर्गत आ जा रहा है, संवेदना के अंतर्गत आ जा रहा है, भाव के अंतर्गत आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर लोग क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका जवाब क्या देते हैं साथियों, गलत दे देते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि प्रश्न को बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं। जल्दबाजी मत पढ़िए, बहुत आसान सवाल है। जब भी आपसे पूछा जाए तो 14 सितंबर 1949 के भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में हिंदी का प्रावधान किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक है, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषा। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि किसको याद रखें, कि या तो पूरी 22 भाषा याद रखें। तो हमें क्या करना है कि कुछ भाषाएं अगर हम याद कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि एक जो भाषा नहीं है उसे याद रखना है, अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं है, ये आप मतलब आपको पूरा 22 नहीं याद करना है, एक याद करना है कि अंग्रेजी नहीं है। अब देखेंगे कि हिंदी से संबंधित कौन कौन सी हैं। तो एक तो आपकी हिंदी हो गई, दूसरी आपकी संस्कृत हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, और एक आपकी नेपाली हो गई। ये हिंदी से संबंधित जो भाषाएं हैं ये याद रखिए, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। इसके अलावा अब देखिए नेपाली ऑप्शन में आ गया आपका। अब इसके अलावा देखिए हिंदी से संबंधित और एक बोली है, वो आपकी कौन सी है? असमिया, बांग्ला, बोगो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। मैथिली भी हो गई, तो मैथिली भी हिंदी से संबंधित हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, नेपाली हो गई। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी से संबंधित हो गई। यानी इस ऑप्शन में आप देखें तो एक भाषा आपको नहीं मिल रही है। कौन सी नहीं मिल रही है बताइए? ऑप्शन देखें क्या आप दिए हैं। 14 मूल रूप से हैं, नियमों 92, संविधान 2003। उत्तर आपने देखिए 22 भाषाएं हैं और आंग्ल भाषा नहीं, 14 मूल। उत्तर बताइए, उत्तर क्या है? 12 का ए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 12 का ए। बताइए भाई, 12 का ए सही है? तो नेपाली तो है साथी, ठीक है, नेपाली को रखा गया है। यहां पर राजस्थानी भी नहीं है, गोंडवी भी नहीं है और मगही भी नहीं है, केवल नेपाली को रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ये आसान सा सवाल है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। भाष धातु से। नेक्स्ट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरी भली भांति प्रकट कर सकता है, यह परिभाषा किसकी है?
जो परिभाषाएं उसको जल्दी जल्दी करते चलेंगे। इसकी परिभाषा है, तो ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। निम्न में कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? हड़ौती बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो वो धौलपुर नहीं है, जबकि कोटा, बूंदी और झालवाड़ है, ये राजस्थानी से संबंधित है। निम्न में कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? कौरवी यानी खड़ी बोली, तो यह पश्चिमी हिंदी से है और सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। आदर्श और मानक क्षेत्र कौन सा है? तो वो मेरठ है, यानी कि खड़ी बोली, जहां से इसका विकास हुआ है। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं, यानी पाली भाषा को क्या कहते हैं? मागधी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिलाओं पर ये लिखी जाती थी, शिलाओं पे उत्कीर्ण होती थी, शिलांकित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 6 वर्गों में रखा था। कितने वर्गों में रखा था? 6 वर्गों में। राइट आंसर 6 वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी का नाम किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो ग्रियर्सन ने बिहारी की तीनों बोलियों को एक वर्ग बना के बिहारी वर्ग, किसमें? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ग्रियर्सन ने दिया। राइट आंसर। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो स्वाभाविक है कि भोजपुरी का क्षेत्र उसके बगल पड़ता है, तो भोजपुरी राइट आंसर हो जाए। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? ठीक है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण। वन बेडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलक्राइस्ट। देखिए इसमें जो राइट आंसर है, अस्कोली ने आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले इन्होंने इसको सुझाव दिया था। भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भाट एक प्रकार की जाति है जो कि राजस्थान में मिलती है, ठीक है। तो भाटों की जो भाषा है वह डिंगल है। ये राजाओं के दरबार में उनके कीर्ति गान को करते थे, वीर भाषा में ये रचनाएं लिखते थे, तो इसीलिए इनको भाट कहा जाता है। और भाट यहां पर राइट आंसर होगा, भाट डिंगल। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था, एकदम सही बात है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा अनेक अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। भाषा व्यवहार सामाजिक है। अब बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? अब मान लीजिए आप जिस चीज को, मान लीजिए आप की भाषा में कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको चेयर कहते हैं, तो प्राकृतिक कहां है? यह स्थानिक है और अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो कहां से वो सेम है? यानी प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब है कि पूरे दुनिया में उसको एक ही नाम से पुकारा जाए, ऐसा तो है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईश्वरी की फाग बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में अभी भी फाग, ईश्वरी की फाग जो है वो गाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी। अपभ्रंश भाषा का स्थित काल है। अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो अपभ्रंश का समय है। राइट आंसर। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, ये अभी भी हम लोगों ने देखा था, खड़ी बोली का क्षेत्र है। इनमें किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ने क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक ने का प्रयोग कहां नहीं किया जाता? देखिए कौरवी बोली में, कौरवी बोली में किया जाता है कि नहीं किया जाता? अवधी, हरियाणवी। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम कहें हमका मोहन ने मारेन है, ठीक है,
अभी अवधि भाषा है। मौका मोहन ने मारिन है। अब मौका मतलब मुझको। इलाहाबाद अगर आप जाइए तो वहां बहुत प्यारी भाषा है। मौका नहीं जनते थे, मुंह से न भिड़ते हैं, तुहार मुंह फोड़ दे कहा मैं ज्यादा बगलोली नहीं करे हो, मैं हैगा कि नहीं हैगा तुम पहले बता दियो हमका। इस तरह की भाषा का प्रयोग इलाहाबाद में किया जाता है। अवधि का एक रूप है। मुंह से न भिड़े तम, मौका तय नहीं जनते। अब बगल लड़ाई हो रही है तो क्या कहेंगे? मौका तय नहीं जनते, काट डालबगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आप देखिए तो कर्ता कारक ने जो है उसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। बाकी में आप देखें तो ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अवधि। भोजपुरी में भी ने का प्रयोग नहीं होता। अगर यहां पर ऑप्शन में भोजपुरी हो तब भी, सर मैं इलाहाबाद से हूं कल्पना जी, तब तो आप जानती होंगी इलाहाबाद में भी बड़ी बोलियों की विविधता है। जमुना पार की अलग भाषा है, गंगा पार की अलग है और शहर की अलग है। पांवरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पांवरी, देखिए पवारा एक शब्द है, पवारा। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये बताओ इतना लेट काहे हो गया, तो बता अरे भैया अब जा रहे थे तुम्हारा जो है टायर पंचर हुआ, फिर वहीं पर मोहित मिल गया, फिर वो अपने गाड़ी में मुझे बैठा के ले गया। फिर ज्यादा पवारा मत हमको सुनाओ, सीधे सीधे बताओ लेट क्यों हुआ। तो हम लोगों के यहाँ पवारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पवारा, पवारा यहां पर है पांवरी से मिला हुआ है। और ये पांवरी कहां पर गाया जाता है? तो पांवरी जो गाया जाता है वो मतलब जो बताया जाता है किस बोली संबंधित है, तो बुंदेली से संबंधित है। किसके संबंधित है? बुंदेली से संबंधित। नेक्स्ट, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए? साहित्य के आधार पर तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? हरियाणवी। तो मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो हरियाणवी को मानते हैं। कौन मानते हैं? मसूद। विभाषा से आशय क्या है? विभाषा, देखिए वि उपसर्ग है विशिष्टता के अर्थ में, तो एक प्रांत की जो बोली है उसे हम विभाषा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो आप जानते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा ब्राचड। क्या हो जाएगा? ब्राचड। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में क्या शामिल नहीं है? नहीं शामिल है। अर्थ परिवर्तन, क्यों अर्थ में परिवर्तन हो जाता है? अर्थ संकोच यानी अर्थ उसका संकुचित हो जाता है। अर्थोत्कर्ष उसका अर्थ बढ़ जाता है। अर्थापकर्ष अर्थ उसका जो है कम हो जाता है, अपकर्ष हो जाता है। अर्थ विस्तार अर्थ उसका बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है। अर्थाभाव, तो यहां पर जो है राइट आंसर होगा वो अर्थाभाव होगा। ठीक है, तो इसमें एक क्लास में आपको थोड़ा डीपली पढ़ा दूंगा। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन टॉपिक भी है। अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो इस पर थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान का क्या अर्थ है? संज्ञान का क्या अर्थ है? कर्म का भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यानी उसका संज्ञान लेना। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? मेरो सब पुरुषार्थ थाको, अगर कसम से अगर किसी का यह सवाल गलत हो गया तो वही हाल करेंगे। कौन सा हाल करेंगे? नीचे एक लोढ़ा और ऊपर दूसरा लोढ़ा और नाक पूंछ देंगे। ठीक है, यह सवाल मैंने कई बार आपको बताया है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो नाक पूंछ देंगे आपकी। बताइए राइट आंसर। देखिए आपको अगर कहीं भी ओ की मात्रा की अधिकता दिखे
तो तुरंत बताएंगे कि कौन सी भाषा है, ब्रजभाषा है, ओकार बहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। देखिए यहां पर याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती, राइट आंसर क्या होगा, दयानंद सरस्वती। कि हम ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अंतर्वेदी। तो यहां पर अंतर्वेदी, जाटू, यहां पर याद रखना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को क्या नाम दिया है, अंतर्वेदी दिया है। ठीक है, ब्रज भाषा राइट आंसर। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा। तो भारत में बड़ा विवाद रहा, विवाद क्या रहा, हिंदुस्तानी को लेकर। हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के भी शब्द हैं और उर्दू के भी शब्द हैं, और इसे ही हिंदुस्तानी कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी। लेकिन भारत के लोग ये चाहते थे कि इसमें उर्दू के शब्दों को हटाया जाए और तत्सम शब्दों की प्रधानता की जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत करेंगे। ठीक है, तो ये प्राकृत का समय है, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से या अपभ्रंश से। तो यहां ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, विकास का जब प्रश्न आएगा तो अपभ्रंश होगा, क्योंकि अपभ्रंश को क्या कहा जाता है, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है, सेतु का काम करती है। तो यहां पर अपभ्रंश राइट आंसर हो जाए। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता और अनुप्रयुक्तता। देखिए अलंकारिकता नहीं होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब है राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप अपने डीएम को पत्र लिख के जा रहे हैं और पत्र में किसी अलंकार के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं ना, कि मोती मानुष चून वाली भाषा लिख के उनको लेके जा रहे हैं। तो वहां पर जो कार्यालयी भाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, पत्राचार की भाषा होती है, समाचार पत्रों की भाषा होती है, छापाखाने की भाषा होती है, उसमें अलंकारिकता नहीं होती है, बाकी सारी चीजें। पाली किस धर्म की भाषा है, ये सब जानते हैं, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। पाली, तो पाली क्या है, बौद्ध धर्म को संरक्षित करती है और उसको शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। निम्न में कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, निम्न में हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है। तो पंजाबी आप जानते हैं, ठीक है, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, ये सब नहीं आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़, वाह बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए पापड़ का नाम आ गया। तो देखिए हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार जो हिंदी में प्रचलित है उसमें कई भाषाएं ऐसी हैं जो जनजातीय भाषाएं हैं। तो जनजातीय भाषाओं से बहुत सारे शब्द मिले, जैसे खिड़की है, झंडा है, सरसों है, किस तरह के शब्द हैं, लुंगी शब्द है, केतरी शब्द है, ये कई शब्द हैं जो हमको वहां से हूबहू मिले हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा परिवर्तनशील होती, भाषा पैतृक संपत्ति होती। तो भाषा कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं होती। आपने जन्म लिया, आपके पापा जी आए और एक चेक में साइन किया कि आज से मैं अपने बच्चे को 1 करोड़ शब्द दान में देता हूं, तो पापा मम्मी, इसीलिए लोग कहते हैं अच्छा तू फलाने के बेटवा तो नहीं लगता भैया, आप उनके बच्चे तो नहीं लगते, उनकी बोली भाषा देखो, तुम्हारी बोली भाषा देखो। तो लोग गलत कहते हैं कि पापा की बोली भाषा बच्चे की बोली भाषा से मतलब नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, जन्मजात नहीं मिलती। टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो जो परिनिष्ठित भाषा है, जो छापे खाने की भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको क्या कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं।
ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, स्वनिम विज्ञान यानी ध्वनि से संबंधित, तो ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो वह आपके स्वनिम विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी व बांगरू किससे विकसित हुई है? बहुत आसान सा सवाल है। तो पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अभ्रंश से। अगर आप सौरसेनी अभ्रंश को भी देखें तो कई भागों में विभाजित हुआ है। जैसे पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जन्म किस अभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली का जो जन्म हुआ है साथियों, किस अभ्रंश से हुआ है? तो ये सौरसेनी अभ्रंश के उत्तरी अवस्था से हुआ है। किससे हुआ है? उत्तरी सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। वैसे हरियाणवी या बांगुरी का जन्म किससे हुआ है? सौरसेनी तो हुआ है, लेकिन पश्चिमोत्तरी से हुआ है। तो दिशाओं के आधार पर भी इसका अलग से विभाजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आप 2025 के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको लक्ष्य फाउंडेशन बैच मिल रहा है। और इसमें प्रवेश लेने के लिए आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। और अभी तक जितने फॉर्म भरे गए हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्वतंत्रता बैच है। और स्वतंत्रता बैच जो है वह भी आप ले सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके, हमारा स्वतंत्रता बैच। ठीक है, अभी नवरात्रि की छूट चल रही है, आप यहां व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। आज का सबसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर की बोली का नाम क्या है? ग्वालियर की बोली का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर की बोली का नाम क्या है? बुंदेली है। पिछली क्लास में किसी ने हमसे पूछा था कि सर हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 17, 18 और 19। अगर ये तीनों ऑप्शन में आए तो ऑप्शन 18 सही है। उसमें उन्होंने 17 बोलियों को गिन के बताया था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दक्षिणी बोली को भी ऐड किया जाता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में बोलियों की संख्या 17 माना है। यह बड़ा कंफ्यूजन है। तो 17, 18, 19 रहने पर आपको किसको सही मानना है? तब आपको सही मानना है 18 बोलियों को सही मानना है, और 17 नगेंद्र के अनुसार मानना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेपाली को अगर ऐड कर लेंगे तो 19 बोलियां हो जाएंगी, जबकि नेपाली इसके अंतर्गत नहीं ऐड की जाती है। ठीक है, तो ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। अब साथियों, भाषा विज्ञान की 1 और 2 पब्लिक क्लास और बची है, उसके बाद नया टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये सेशन कैसा लगा, आज के प्रश्न, कितने नए प्रश्न मिले, कक्षा करने में मजा आया कि नहीं, कुछ नया सीखने के लिए मिला कि नहीं, और क्या इस तरह की कक्षाएं आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रश्नों को डिस्क्राइब किया जाए, डीपली जाके उनको समझाया जाए, या आप केवल हर प्रश्न का उत्तर फटाफट चाहते हैं? अपना फीडबैक दीजिएगा, जिसका फीडबैक ज्यादा होगा उसी तरह से नेक्स्ट क्लास हम करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।